हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चाहर और आप देख रहे हैं मैथ्स विद अभिषेक चाहर। तो दोस्तों, मैं आज आपको एसएससी जीडी 2023 के एक एग्ज़ाम का एनालिसिस कराने वाला हूं कि इसमें मैथ के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें मैथ्स ये समझ लीजिए जैसे 20 क्वेश्चन हैं तो आपको 20 में से 20 ही करके आने हैं। इतना इजी पेपर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा और ये भी कुछ लड़कों को टफ लगता है। तो आइए हम अपनी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं और आप भी समझ जाओगे कि ये कितने सरल क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन। एक कक्षा में 2 विभाग हैं। विभाग ए के 20 छात्रों का औसत 80% है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक के हैं 70% मार्क्स, एक के हैं 80% मार्क्स, ए के हैं 70, बी के हैं 80। तो आप इन दोनों का औसत को क्या कहेंगे कि दोनों के औसत जोड़ेंगे 150, डिवाइड करेंगे 2 से 75%। इन दोनों के 75% एवरेज मार्क्स हैं। तो यही इस क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है। तो इन दोनों का टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए में कितने हैं 20, एवरेज कितना है 80, टोटल नंबर 1600। आइए इसे साफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, बी के कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, 70% है और टोटल नंबर कितने हुए 2100। ऐड कर दीजिए 0073। अब हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पूछा है कुल औसत। कुल औसत होता है, कुल औसत तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो भी हम बता रहे हैं आपको। कुल औसत होता है टोटल नंबर होते हैं उनका योग अपॉन टोटल नंबर का योग अपॉन टोटल नंबर। यहाँ पर टोटल नंबर का योग कितना है 3700 और टोटल नंबर कितने हैं, नंबर होंगे स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स जो कि 20 ये थे, जो कि 20 पहले वाले थे और 30 बाद वाले। डिवाइड कर देंगे 50 का। अब यहाँ पे एवरेज निकल आएगा इन सब की एवरेज के लिए 0 से 0, 5 से 7% ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक के पास 50 रुपये और 100 रुपये के 85 नोट्स हैं। ठीक है, ऊपर तो हमने रुपए लिखे हैं, नीचे लिखेंगे हम नोट। कितने नोट हैं, टोटल नोट 85। 50 रुपये वाले, 100 रुपये वाले, टोटल रुपए कितने हैं 5000। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसे जरा ध्यान से सुनिए। आपकी जेब है, उसमें 50 रुपये के कुछ रुपए रखे, 50 रुपये के कुछ नोट रखें, कुछ रखें 100 के और टोटल अमाउंट दिया गया होगा। तो इसमें एक चीज़ देखिए, यदि उनके पास कुल धन 5000 रुपये है तो 50 की नोटों की संख्या। अब एक चीज़ सोचिए, 50 की नोटों की संख्या पूछी है तो ये ऑप्शन भी 50 की नोटों वाले होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप वो ऑप्शन उठाइए जो आपको सबसे सरल लग रहा हो। घबराइए नहीं, हम आपको लॉजिक से भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रिक। आप इसे ट्रिक भी नहीं कह सकते, ये बेसिक जितना मतलब कुछ भी कह लो यार इसे, लेकिन ये आपके क्वेश्चन को करेगा जल्दी से जल्दी, जो कि आपके टाइम को बचा सकता है। हम आपको ये क्वेश्चन लॉजिक से भी बताएंगे। पहले इसे देखिए, 30, 70 दो ऑप्शन हमारे पास जो सबसे इजी हैं। सबसे पहले हम 30 को लेते हैं। 50 के सिक्के मान लिए हमने 30, 50 के नोट जो हैं 30 मान लिए। टोटल अमाउंट कितना हो गया 1500 रुपये। शेष 30 तो 50 के हैं, टोटल 50 ही हैं, बचे हुए 100 के होंगे, सिंपल सी बात है।
85 में से 30 घटा दीजिए, बचा कितना? 55। 100 के जो नोट होंगे वो होंगे 55। ये रुपए कितने बन गए? 100 के 55 नोट है, 5500 बन गए। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? ये 1500, ये 5500। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास? 5, 6 और ये 7000। बल्कि अमाउंट चाहिए कितना था हमें? 5000। तो ये सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन नहीं है। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप तो एग्जाम में करते हैं तो इसमें मुश्किल से मान लीजिए 10 से 15 सेकंड ऑप्शन से उठाते हैं तो, और लॉजिक से करते हैं तो आपको 20 से 25 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका 70 ये शेष 15 ये 50 के नोट आपके पास 70 हैं। टोटल पैसे कितने हो गए? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3500 और 1500। अब एक चीज़ देखिए, 3500 रुपये, 1500 ये टोटल कॉइन 85 और अमाउंट हो गया आपके पास 3, 4 और 1 5000। ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये आपका 70 आंसर है। देखिए अब इसे हम लॉजिक से देखते हैं कि आया कैसे। चलिए आइए, ये हमने कर दिया साफ और बढ़ते हैं लॉजिक की तरफ। 50 रुपये के मेरे पास 50 रुपये के कुछ नोट है, मान लीजिए हमने एक्स मान लिया। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन को, कैसे भी समझिए। क्वेश्चन आपको पेपर में करना है, ये मैटर नहीं करता आप क्वेश्चन कर कैसे रहे हो। पेपर में आपका आंसर आ रहा है, बस बात खत्म। आप लॉजिक से भी समझिए, आप ट्रिक से भी समझिए, जैसे आपके समझ में आ रहा है आप वैसे क्वेश्चन करिए बस। तो 50 के एक्स रुपये, एक्स सिक्के और 100 के वाई सिक्के। एक चीज़ देखिए, एक्स और वाई टोटल 50 ही है ना। कुछ सिक्के 50 के, सॉरी कॉइन, कुछ नोट 50 के और कुछ नोट 100 के। एक्चुअली मेरे मुंह से बार बार कॉइन या सिक्के निकल रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में और मैथ्स वगैरह में कॉइन के आधार पे दिए हुए हैं, इसीलिए छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करते हुए आप क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा ध्यान लगाएं। तो एक्स ये वाई ये टोटल कितने? 85। एक्स और वाई टोटल 85 रुपये। अब ये हमारा क्या निकला? रुपये। ये भी क्या निकला? रुपये। दोनों को जोड़ दो, टोटल अमाउंट निकला है। टोटल अमाउंट कितना है? 5000। अब हमें निकालना है 50 की नोटों की संख्या। 50 की निकालनी है तो 100 को बराबर कर दो। 100 को बराबर करने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा इसमें, नीचे वाली इक्वेशन में। ये 85 100 हो गया। ऐसे करके ऐसे घटा देते हैं इसे, तो ये इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। जब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो ये कट गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3500 और यहाँ बचेगा 50 एक्स बराबर 3500। एक्स बराबर 0 से 0, 5 से 70। आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, जो भी नोट करना चाहे कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 24 दिन का भोजन मौजूद था। यदि 300 छात्र और आ जाते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा? 300 छात्र और आए हैं, जो पहले थे वो तो हैं, लेकिन 300 छात्र और आ गए। अब मान लीजिए आपके लिए आपके घर वालों ने खाना बनाया, ठीक है, तो आपके घर में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोगों के लिए 4 के हिसाब से रोटी बना दी, मान लो 8। 4 के हिसाब से रोटी बना दी, मान लो 8। तो 2 लोगों के लिए 4 के हिसाब से रोटी बना दी 8। अब 2 लोगों में डिवाइड करना है तो 4 4 बांटने के लिए 8 में डिवाइड ही तो करते हैं।
आधी आधी कर लेंगे। यही यहाँ दिया है, हमने निकाला टोटल। आइए देखते हैं। पाँच सौ छात्र हैं, 500 छात्र के लिए 24 दिन का भोजन है, मतलब टोटल भोजन हो गया हमारे पास इतना। 500 गुणा 24 टोटल भोजन हो गया। 300 छात्र और आ गए, मतलब 500 तो पहले से ही थे, 300 और आ गए। अब ये डिवाइड मतलब बांटना है 800 लोगों में। 800 लोग, 800 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 3 बार, ये 15 दिन। आपका बी आंसर हो गया। देखिए एक और बार समझ लीजिए इसे। 500 छात्र हैं, 500 स्टूडेंट, 24 दिन का भोजन है 24, ये आपका टोटल भोजन हो गया। मैं इसे साफ कर देता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। एक सेकंड, स्क्रीन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, घबराए नहीं, सब कुछ सही है। देखिए दोस्तों, 500 छात्र हैं, 24 दिन का भोजन है, टोटल भोजन इतना हो गया कि हमारे पास इतना लिमिट है कि 500 24 दिन के लिए खा सकते हैं। अब 300 और आ गए, 500 तो पहले से ही हैं, अब 300 और आ गए उसी भोजन में, तो टोटल हो गए 800। अब ये इतना खाना 800 लोगों में डिवाइड करना है, बस ये समझना था। 0 से 0, 8 से 3 बार, 15 दिन, ये आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको करने हैं क्वेश्चन ऑफ नंबर यहाँ दिए गए हैं 20। पूरे जो भी जीडी का पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 के 20 भी दिए गए हैं। पेपर बहुत ईजी है, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपये का ऋण लिया। कितने रुपए लिए हैं? 200। 5% वार्षिक, मतलब एक वर्ष में 100 रुपये पे 5 रुपये देने, ये होता है वार्षिक परसेंट का मतलब। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 5%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 1/20, 1/20 या 5/100, कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। 5/100। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से 200 रुपये ऋण लिए। एक वर्ष बाद उसने 100 रुपये वापस कर दीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि 200 रुपये का एक वर्ष में ब्याज कितना बनेगा। 1/20, मतलब 10 रुपये ब्याज बनेगा एक वर्ष में। मैं इसे लिख इसी ले रहा हूँ क्योंकि आपके आसानी से समझ में आ सके, वरना मैं वैसे भी समझा सकता हूँ। बार बार लिखने में और मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर कोई नहीं, समझ में आना चाहिए बस। 200 रुपये पे 10 रुपये ब्याज बन गई, टोटल कितना हो गया? 210। एक वर्ष ख़त्म हो गई, अब दूसरे वर्ष वो फिर आया, उसने 100 रुपये वापस कर दिए, 100 रुपये इसने वापस कर दिए। अब ब्याज के लिए बचा कितना? 110। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है, जो अमाउंट आपके पास शेष है उस अमाउंट पर ब्याज लगती है, न कि पूरे अमाउंट पर। रुपये 110, अब फिर इसका 5% मतलब 120, 1/20 अभी बताया था हमने, इसका 1/20 या 5%, ऐसे कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा। 5 से 2, 5.5 रुपये। एक चीज़ देखिए, बचा कितना था उसके पास पैसा? 110। अब ब्याज कितनी हो गई? 5.5। पूछा क्या है? 2 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए और देने होंगे।
100 रुपये वो दे चुका है, जहाँ तक हिसाब बराबर था उसका। 110 ये 5.5 ये 115.5 रुपये, 115.5 रुपये आपका आंसर। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो ये तो आपका मेथड हो गया। अगर आपको तुक्का लगाना होगा 1 सेकंड में तो आप कैसे देखोगे? देखो, एक सेकंड में क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ। 200 रुपये थे 1 वर्ष बाद 100 रुपये वापस कर दिए, बचा कितना? 100। कुछ इसका भी ब्याज होगा, 5% तो होगा ही होगा। 10 रुपये इसके ब्याज के थे, 110 बचे। सिंपल सी बात है, 110 बचे। अब 2 वर्ष बाद देने तो 100 तो देगा नहीं, 110 भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा 110? क्योंकि अभी इस 110 पर भी तो ब्याज लगेगी पूरे साल। 110 देगा नहीं। अब 115 होगा, 120 होगा। अब इसका 5% निकालेंगे हम, 5%। तो अब ये देखिए, 5 से 2 बार पॉइंट में आ रहा है, ये आपका आंसर। मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड या 12 सेकंड होता है। आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। लेकिन आपकी अप्रोच, आप समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपये का, ये तो अभी वाला क्वेश्चन है, 115.5, 2 बार कॉपी हो गया। देखिए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में जा रही है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये तो लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा। ये तब से पैदा होते हैं और जैसे हमारे हाथ में 7th 8th का मैथ आता है तभी आ जाता है। आगे देखिए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी तरफ से आ रही 100 मीटर, 150 मीटर ये, 100 मीटर ये। तो जब भी दो ट्रेन या एक ट्रेन दूसरी दूरी को क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो डिस्टेंस हो गई 150 ये और 100 ये, 250 मीटर, 250, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। फॉर्मूला लगाइए, यही रख दीजिए इस वैल्यू को। चाल पहली गाड़ी की 30, दूसरी की हमें पता नहीं। अब ये भी पॉइंट देख लीजिए, अभी पहली रेलगाड़ी की चाल इतनी है, दूसरी की यहाँ पे पूछी हुई है। यदि एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो चाल भी जुड़ेगी और डिस्टेंस भी जुड़ेगी। यदि एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं, तो चाल घट जाती है। तो ये जा कहाँ रही हैं? विपरीत जा रही हैं तो चाल जुड़ेगी। 30 + x मान लिया हमने, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। ये भी पॉइंट बताऊंगा मैं अभी। चाल बराबर दूरी कितनी है? 250 मीटर, दोनों को जोड़ के अपॉन समय। अब एक चीज देखिए, बात बनी नहीं अभी। क्यों? क्योंकि ये है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये है मीटर प्रति सेकंड में। 10 सेकंड मीटर। आपने एक चीज सुनी होगी, ये मैं साफ कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह का अभाव है, मजबूरी समझिए। आपने एक चीज सुनी होगी, यदि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं चाल को, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड मतलब बड़े से छोटे में बदल रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5। तो छोटे में बड़े से गुणा करेंगे, ये बड़ा हो गया, पहले छोटा था उसमें बड़े का मल्टीप्लाई हो गया, ये बड़ा हो गया इसके बराबर। यही हमें यहाँ करना है। इसमें
मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। 0 से 0, 5 से 5, 18 पंजे 90, 30 + x = 90। अब ये किलोमीटर बन चुका है हमारा। अब ये मीटर प्रति सेकंड नहीं रहा, ये 250/10, ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू निकालनी है 60। x क्या था हमारा? दूसरी ट्रेन की चाल, हमसे यही पूछा गया था, दूसरी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव का वेग कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपकी चाल है नॉर्मल। मान लीजिए आप नाव में बैठे हुए हैं और आप, पानी शांत है, उस शांत पानी में आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकते हैं। अब यह धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग, मान लीजिए आप किसी नदी में जा रहे हैं और उस नदी का पानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अगर आप पानी में कुछ रख दें तो वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा, और आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलने वाले हो। आगे देखिए, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ कि धारा की दिशा में, उधर ही पानी जा रहा है, उधर ही आप लोग जा रहे हैं, तो 10 तो आप चलोगे 1 घंटे में, 6 पानी ले जाएगा 1 घंटे में 16 प्रति आवर। ठीक है, आपको पूछा 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी करनी है? 80 की। चाल कितनी हो गई अब? 16। वही चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी 80 किलोमीटर, समय 16 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 पंजे 80, 5 घंटे आपको लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सकेंद्री वृत्तों के व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था और ज़्यादा कुछ खास नहीं। सकेंद्री वृत्त, अगर कुछ लोगों को सकेंद्री वृत्त नहीं पता है तो उन्होंने इस क्वेश्चन को पक्का गलत किया होगा। चलिए हम आपको सकेंद्री वृत्त बताते हैं। ये कोई केंद्र है, इस पे बनेगा एक वृत्त। ये मान लीजिए इसका कोई सेंटर है, इसके तो कई सेंटर हो गए यार, मैं इसे साफ कर देता हूँ, अब बनाएंगे दोबारा। ये कोई केंद्र है, ये इसका केंद्र। 2 सकेंद्री वृत्त, मतलब वृत्त तो 2 हैं लेकिन उनका केंद्र 1 है। वृत्त 2 है लेकिन उनका केंद्र कितना है? 1। व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जो इस वाले का व्यास है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये है वृत्त, व्यास होता है इसके सेंटर से निकलने वाली रेखा, और रेडियस होती है इसके सेंटर से परिधि तक, जो कि व्यास इस त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए इसमें एक रेडियस ये बन रही है, एक रेडियस ये बन रही है। रेडियस हर बराबर होती है, जैसे यहाँ 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 यहाँ, हर जगह रेडियस बराबर होगी। और सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी कोई हो ही नहीं सकती इस वृत्त में पूरे में। ये यहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ऐसे करके कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दिया गया इसमें व्यास, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? आधी हो जाएगी, 4। इसकी रेडियस 5। बड़े वाले का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक इसकी रेडियस और एक इसकी रेडियस, ठीक है। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का निकाल दो तो बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा कि नहीं। इसी का क्षेत्रफल पूछा है बस, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आपको बचेगा बीच वाला। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई को पाई रहने दो क्योंकि आंसर आपके पाई में दिए हुए हैं। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में आए हुए, क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में 2023 में आए हुए नए क्वेश्चन हैं ये भी। देखिए बड़े वाले का एरिया कितना है, रख दीजिए वैल्यू 5 का वर्ग 25 पाई। छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 4 रख दीजिए, 4 चौक 16 पाई। बड़े में से छोटा घटाना है 9 पाई, यही पूछा है। इतने इजी क्वेश्चन है ना कि आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से एडिट करके उससे निकाले हैं तो ऐसे हो रहा है, घबराने की बात नहीं है, सब बढ़िया है। आपको क्वेश्चन देखना चाहिए बस, और आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी बोर्ड की परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी XYZ 1 2 10 100 200 500 1000 2000 सब अपने आप में 100% होते हैं, ठीक है। मान लो कोई परीक्षा हुई, उसमें कुछ परीक्षार्थी बैठे, उसमें से 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। टोटल मानते हैं हम 100% क्योंकि सब 100% होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसमें से 65 पास हो गए, बचे कितने 35, ये क्या हो गए फेल। अब इसमें फेल की संख्या दी है 420 फेल हुए, 35 के बराबर है 420। एक बराबर कितना हो गया, 5 से काट दीजिए 7 बार, 7 से काटिए 5 बार, ये 60 बार, ये 5 से 12 बार। एक की वैल्यू आ गई 12, हमने टोटल कितना माना था 100, 100 बराबर 1200, ये आपका आंसर हो गया सी। इसमें यही पूछा है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कितने विद्यार्थी थे, तो 1200। देख लीजिए किसी को ऑप्शन ना दिख रहा हो तो 1200 जो कि सी पे दिया गया है। अगर इसमें ये वाला पूछ लेता कि पास कितने हुए हैं, तो 1 बराबर 12, 65 के बराबर निकाल देते इंटू 65, ये आपके पास निकलाते, ठीक है। फेल वाले 420 दिए, इन दोनों को जोड़ के 1200 आएगा, देख लेना। या फिर इसमें से घटा भी सकते हैं 1200 में से 420, आई थिंक 780 आएगा। क्या छोड़िए, मैं क्वेश्चन से मतलब, लेकिन सीखिए इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, इनमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि 3 इधर आएगा या 3 इधर आएगा, या 3 इधर आएगा या 4 इधर आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो आप जैसे लिखना चाहो लिख दो, उल्टा सीधा कैसा भी लिख दो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। सबसे पहले क्रय मूल्य मानो 4, क्रय मूल्य का 3/4 3, ये आपका CP हो गया, ये आपका मतलब क्रय मूल्य, और ये आपका हो गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस।
ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे हुआ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। सब कुछ डिपेंड है इस क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य का 3/4 है। हमने सबसे पहले लिया क्रय मूल्य, नीचे वाली बेस में जो वैल्यू होती है वही कंप्लीट अपने आप में होती है। कंप्लीट हम उसे ही मानते हैं, जो भी होता है उसी से निर्धारित होता है सब, नीचे वाली संख्या से। अब एक चीज देखिए, क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य का 3/4 निकाल के देखो, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लिया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कोई भी संख्या रख के। तो हमने मान ली इसके क्रय मूल्य 4 और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 3। उसका लाभ या हानि परसेंट, इसने कोई वस्तु 4 में खरीदी और 3 में बेच दी, हानि हुई कि नहीं, 1 की। हानि या लाभ का फॉर्मूला होता है, यदि हानि हो रही है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये हानि परसेंट निकलाता है। प्रॉफिट होता है तो यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस 1 का हुआ। क्रय मूल्य कितना था, 4 इंटू 100, 4 से करेगा 25 बार, 25% लॉस। आपको ऑप्शन में प्रॉफिट भी देगा लॉस भी देगा, इसीलिए ये देखना जरूरी है कि खरीदा कितने में बेचा कितने में। बहुत से लड़के क्वेश्चन करने के बाद भी गलत कर देते हैं। जैसे 25% आया, जल्दी से ऑप्शन में देखा 25 देखा, 25 प्रॉफिट लगा दी। लेकिन आपको ये क्वेश्चन के ऑप्शन देखने हैं। 25% लॉस, ज़्यादा में खरीदा है कम में बेच रहा है, लॉस ही हो ना। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। देखिए बहुत ईजी सारे क्वेश्चंस अभी तक आपको ऐसे मिल रहे होंगे लल्लन टॉप। देखिए एक आयताकार खेत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये टर्न होता है जो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये होता है आयत। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इसके चारों ओर 7.50 मतलब 7.5 प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का कुल खर्चा 3,000 रुपये। 1 मीटर में लग रहा है 7.5 रुपये में, तो 3,000 रुपये में कितने में लगा होगा, 3,000 रुपये में कितने मीटर में लगा होगा, डिवाइड कर दीजिए 7.5 का। आप इसे काटेंगे 75 से 400 बार कट गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, तो खैर 400 मीटर आ गया। मतलब ये चारों भुजाएं इसकी कितनी है, 400 मीटर। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी हो गई लंबाई, कितनी हो गई 400 मीटर। इसे साफ कर देते हैं। अब कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बस हो गया क्वेश्चन। ये सामने सामने भुजा बराबर, ये भी बराबर। ये अभी रेशियो चल रहा है, इसीलिए हम सामने किसी नियतांक को इसमें गुणा करेंगे। मतलब ये अपने आप में प्रॉपर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वैल्यू है ये। इनको जोड़ लीजिए क्योंकि तार लगेंगे चारों तरफ ऐसे करके। तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 3 16, 5 और 5 10 और 6 16, टोटल हो गया 16x, जो कि 400 के बराबर है। भाई ये भी तो हमने मीटर ही निकाला था, 3,000 रुपये में 7.50 की दर से 400 मीटर ही तो निकला था ये। तो ये भी और ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो इन दोनों को बराबर कर लिया हमने। तो x की वैल्यू आ गई मतलब 1 की वैल्यू 16 होता है, ये 25 बार कट गया, x की वैल्यू आ गई 25। पूछा क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर। लंबाई कितनी है
5, चौड़ाई कितनी है 3, अंतर कितना है 2 का, 1 के बराबर कितना निकला है 25, या 2x मान लीजिए या 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 2 के बराबर पूछा है, 2 बराबर 50, ये 50 मीटर आंसर हो गया। ये साफ कर देते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए हैं थोड़े। एक वर्ग, वर्ग क्या होता है सबसे पहले ये देखिए, वर्ग होता क्या है। वर्ग होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई वर्ग है जिसकी भुजा मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, a मान लीजिए, x ही मान लेते हैं, ठीक है। नहीं a मानते हैं, a मान लीजिए, ठीक है। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, ये वर्ग है और इसका विकर्ण, विकर्ण होता है ऐसे करके जो मिलाते हैं उसे कहते हैं विकर्ण, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के फिक्स कॉर्नर पे, मतलब वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट दे और दोनों कॉर्नर को मिला दे, उसे कहते हैं विकर्ण। इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, ये इसका विकर्ण हो गया, इसके विकर्ण पर खींचना है एक वर्ग। ये बजाय है, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है? वैसे इसका होता है √2a, इसका होता है √2a, √2a। लेकिन ये कैसे आया ये भी बताएं हम। देखिए ये भुजा a, ये वाली ले ली हमने, ठीक है। ये भुजा a, ये वाली ले ली, हमें निकालनी है विकर्ण। ये विकर्ण समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में होता है इसका स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। रूट में लेंगे इसे तो a तो बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया, √2 इसके अंदर रहेगा, तो √2a विकर्ण हो गया। आगे देखिए अपने क्वेश्चन को, ये यहाँ आ गया √2 है, √2 है ये, क्योंकि अब ये वर्ग है तो ये भी इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया इतना। अब पूछा है इसमें वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफल निकालने, उनका रेशियो निकालना है। पहले वाले का क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो, रेशियो तो पूछा बड़े वाले का, मतलब ये विकर्ण पे जो बना है इसका स्क्वायर करेंगे तो भुजा स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, √2 इंटू √2, 2a इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1:2, 1:2, इसमें 2 दे दिया, दोनों सही। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग को 1/5, उनके योग को 1/5 भाग 9 है। देखिए यहाँ पे को नहीं है, का है, पढ़ने में थोड़ा सा हो रहा है, कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से। दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग को उनके योग का 1/5 भाग 9 है। दो संख्या कोई भी मान लीजिए, x और y मान लीजिए, x और y, x माइनस वाई मानिए, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है।
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, उनके योग को 1/5, उनके योग का 1/5 भाग, उनके योग का 1/5 भाग कितना है 9, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 45। हमारे पास दो वैल्यू निकल आई, एक्स माइनस वाई 11, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 और एक्स वाई इज इक्वल टू 45। आप सबसे पहले लॉजिक लगाइए, अब थोड़ा सा अपने माइंड से सोचिए। एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 11, दो संख्याओं का अंतर 11 है। ऑप्शन से हो रहा है, ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी होगा। और दो संख्याओं का जोड़ के 1/5 करेंगे तो 1/5 भाग 9 है। ये आपको दोनों संख्याएं निकालनी है। आप यहाँ से एक चीज देखिए, एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 45। बीच वाले को हम साफ करेंगे, थोड़ा सा आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। दोबारा लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, इक्वेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इनको, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कट जाएगी। 2x इज इक्वल टू 6, 5x इज इक्वल टू 28। एक्स की वैल्यू 28, मतलब आपको ये तो पता चल गया कि एक संख्या जो हमने एक्स मानी थी वो है 28। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी संख्या 28 है, इसके हिसाब से बी ऑप्शन वाला सही है। अगर बी में 2 में ऑप्शन में है तो आपने x प्लस वाई 45 दी थी, x की वैल्यू 28 हो गई, 28 को 45 में से घटा देंगे तो y की वैल्यू 17। आपका ही ऑप्शन सही है। अब नीचे वाले क्वेश्चन को करेंगे हम, इसे साफ करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पचास को दो भागों में बांटा गया है, इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है। दो संख्या है, x प्लस वाई मान लीजिए 50। देखिए ये हमने x लिख दिया, तो आप इसे वो मत समझिए कि x से नहीं करना, पेपर में नहीं होता है, आपके थिंकिंग के ऊपर है ये सब। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा के कर दीजिए, सबसे बढ़िया होता है। ऑप्शन से उठाओ, क्वेश्चन करो, बात खत्म। लेकिन समझने के लिए कि ये संख्याएं आई कहाँ से, ये बना कहाँ से, उसके लिए हमें सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझिए ढंग से, लेकिन करिए पेपर में खोपड़ी में छेद कर दो, वहां कोई नहीं पूछने वाला कैसे किया कैसे नहीं किया, बस क्वेश्चन करो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है 50, क्योंकि दो संख्या 50 को बांटा है दो संख्याओं में, एक हो गई एक्स और दूसरी हो गई वाई, दोनों हो गई 50। इनके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करिए 1/x, इसका व्युत्क्रम 1/y इज इक्वल टू 1/12। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा रहे हैं तो तुरंत ऑप्शन उठाए, 20-30, 20-30 50, 1/20, 1/30, एलसीएम 60 आ गया, 1/20 और 1/30 लिख लीजिए, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 5 बार, 1/, सेटिस्फाई, आंसर 30-20। लेकिन अब इसमें भी कुछ लड़कों को दिक्कत होती है कि नहीं भैया हमें ऐसे नहीं करना, हम तो एक्स से ही करके आएंगे पूरा सॉल्व करके, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है, हमें करना है पूरा जड़ा जड़ा के। तो वो लोग भी देख लीजिए जरा, एक्स प्लस वाई दिया हुआ 50, एलसीएम एक्स वाई आ गया, ये वाई
एक्स एक्स कट गया, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/12 ऊपर कर लीजिए। अब हमारे पास देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50 है, रख दीजिए 50/x(y) इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्स और वाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल में एक्स वाई हो रहा 600, एक्स वाई हो रहा 600। अब इन सब संख्याओं में ये देखिए कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 600 कौन सी में आ रहा है। 600 देखने के लिए यूनिट डिजिट देख लीजिए। यदि किसी संख्या में 2 जीरो हैं तो ये 10 और 10 के गुणा से आता है, या 0 2 और 5 के गुणा से बनता है। किसी संख्या में 2 और 5 है नहीं, तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। किसी संख्या में 2 जीरो वाले 2 10 × 10 हैं, हाँ हैं 10 और 20 और 30, ये आपका ऑप्शन हो गया। लेकिन आप तुरंत की तुरंत यहाँ से एक और इक्वेशन बना के फिर एक्स वाई की वैल्यू 600 आ गई, ये आ गई आपकी 50 एक्स प्लस वाई, एक्स वाई आ गई आपकी 600। आप इसे करते 1/12, आप किधर भी रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ रख लेते पहली बार में मिल जाता, टाइम बच जाएगा आपका। क्वेश्चन में बस लगा दो, तुरंत अपनी थिंकिंग लगाओ। एग्जामर आपका माइंड देखता है, ना कि आपका ये कि आप करना जानते हो नहीं। एक्स से सब कर लेते हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने भी क्लास 10th तक पढ़े ना, सब कर लेते हैं एक्स से या लॉजिक से। अपना बड़ा पूरा वो पेज भरने वाला। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसके नीचे। ये इतना सरल क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आ रहे हैं, देखिए बहुत इजी पेपर आ रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है, जो भी लड़के पेपर में घबरा रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब बहुत इजी है। नॉर्मल होके जाइए, सब पेपर हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 36, एक है 86, एक बीच में संख्या है। बीच में कैसे पता चला? एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, मतलब ये इससे x अधिक है। जितनी 86 से कम है, जितनी x ही कम है, तो इसके मिडिल वाली होगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक संख्या एक है 5, कोई संख्या, अब इस वाले को भूल जाइए, आप इसे भूलिए थोड़ी देर के लिए, इसे समझिए। एक संख्या एक है 5, जैसे एक, ये वाली हमने मान ली 5। एक संख्या एक से उतनी अधिक है जितनी 5 से कम है, ठीक है, वो भी इनके बीच वाली संख्या होगी। उतनी अधिक है, उतनी इससे कम है, ठीक है। तो ऐसे में हम इनके बीच वाली संख्या निकालते हैं, फिक्स बीच वाली। बीच वाली कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 3 आएगा। देख लीजिए चेक करके देख लीजिए। अब इसे 1 और 5 बीच वाली निकालनी है, 2 3 4 5 इससे उतनी ही अधिक है, इससे उतनी है, 5 में से 3 है 2, एवरेज निकाला ना। अब देखिए सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका एवरेज 5 और एक का एवरेज निकाला है 3, और या फिर उतनी अधिक है 2, उतनी कम है 2। तो आपको इसमें भी एवरेज ही निकालना है। आपको इसमें भी क्या निकालना है? एवरेज। 36, पहली संख्या हो गई 36, दूसरी हो गई 86। आपको इसके ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, जैसे यूनिट डिजिट है 6 और 6 12, 2 डिवाइड करेंगे 2 से। यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया था, कुछ 61 करके ऐसा आ रहा था। देखिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। रह ही गया इसमें, 6 और 6 12, 1 8 9 10 के 12, 122 डिवाइड बाई 2, 61। हाँ 61 ही था, ऑप्शन में था 61, और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा था जिसमें ऑप्शन 61। एक इकाई का यूनिट डिजिट होता है ना, जो एक था, किसी में 3 था, किसी में 4 था, किसी में 5 था। यहाँ कुछ संख्या दी गई तो यूनिट डिजिट एक। ऐसे देख के 6 और 6 12,
मैं आपको लॉजिक लगाना सिखा रहा हूँ, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो भी सही हो। देखिए जोड़ा 6 और 6 12, उतनी अधिक है, इससे उतनी कम है। 6 और 6 12, 2 डिवाइड करेंगे 2 से एक बार, यूनिट डिजिट 1 देख लिया आंसर। 2-3 सेकंड बस, इतना ही। तो दोस्तों ये आपका अगला सवाल। ए का 90% परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू बी का 30%। यहाँ से परसेंट भी हटा सकते थे, लेकिन कुछ लड़के जो पहले मैथ नहीं पढ़ा उन्होंने वो पूरा सॉल्व लिखिए, फिर जे काटिए 0 से 0, 3 से 3 बार। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बची है, a इंटू 3 इज इक्वल टू बी इंटू 1। ये 3a इज इक्वल टू बी है, तो a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी। a अपॉन b इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर। तो इसमें पूछा है बी ए से कितने परसेंट, बी ए के कितने परसेंट के बराबर है। बी जो है ए के कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ हमने एक को पूरा मान लिया 100%। अब तुलना करनी है हमें इससे, तो इसका 3 गुना है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है कि नहीं, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये जो एक है ये अपने आप में 100% है, लेकिन 3 कितना होगा, ये तो इसका 3 गुना हो गया, तो यहाँ भी 3 गुना होगा, 300%। तो इसका 300% डी आंसर। ये आपका डी आंसर सही है, 300%। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये बहुत आसानी से हो सकता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से सही है तो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से मजबूत नहीं है। तो देखिए आप इसे अब मजबूत कर लीजिए। 500 रुपये साधन ब्याज कैसे निकालते हैं, काल मूल दर को गुणा और 100 भाग। ये पुराने ज़माने में कहा करते थे, मतलब PTR अपॉन 100, PTR अपॉन 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भी यही है। प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है, दरों का अंतर पूछा है, एक होगी R2 एक होगी R1, दोनों का अंतर पूछा। ठीक है समय कितना है 2, रेट कितना है R2 अपॉन 100 माइनस दूसरे पे भी 500 रुपये है 2 वर्ष के लिए, R1 अपॉन 100। अब यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। पिछले क्वेश्चन में हमने 100 से 100 इसीलिए काटा था क्योंकि यहाँ बीच में इज इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसीलिए ऐसे कटेंगे, न कि इसीलिए ऐसे ऊपर वाले नीचे वाले कट जाएंगे, ये और ये नहीं कटेंगे। ठीक है, 5 बार और ये इससे 5 बार, तो ये बचा 10 R2 माइनस ये बचा 10 R1 इज इक्वल टू, अंतर कितना था 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। यहाँ पे 10 LCM आ गया, R2 माइनस R1 इक्वल टू 2.5। यहाँ से 0 घटाएंगे, थोड़ा सा 1 पॉइंट और आगे आ जाएगा, 0.25%। ये आपका R2 माइनस R1 हो गया। यही आपको पूछा हुआ है, देखिए गौर से देखिए, R2 माइनस R1 यही आपको पूछा था। तो भाइयों कैसा लगा आपको इस सेशन, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।